नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आज बीएमएलटी सेकेंड ईयर का हेमेटोलॉजी का वीडियो लेकर के मैं आप सभी के सामने आया हूं। और इसके पहले हमने बीएमएलटी सेकेंड ईयर का हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट का वीडियो जारी किया था। उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमने बताए थे, लेकिन कुछ 10 मार्क्स और 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो रह गए थे। तो उसी संदर्भ में आज ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो की अच्छी बात यह है कि हमने इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड कराया है। और पिछले जो 2-3 पेपर मैं देख रहा हूँ बीएमएलटी सेकेंड ईयर के, उसमें यूनिवर्सिटी में कुछ जो पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल पैटर्न हट के आ रहा है। और यूनिवर्सिटी अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की उम्मीद कर रही है कि आपको सिलेबस के अंदर कुछ डीप नॉलेज हो। तो उसी के लिए इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट का ये वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, उसकी इसमें आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। आपके पास समय कम है, कल आपका पेपर है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे इसमें जो भी क्वेश्चन है उनका मैंने समावेश किया है। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिए, अच्छी तरह से देखिए और नोट डाउन करते रहिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने रखा, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने की थी? ठीक है, तो ब्लड ग्रुप सिस्टम खोज आप सभी पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्ष 1900 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल लैंडस्टीनर के ऊपर टिप्पणी लिखने को आपसे पूछ सकता है। कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे, उन पर एक शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो कैसे इसका आंसर हम कर सकते हैं? कार्ल लैंडस्टीनर, इनका सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जन्म। जन्म कब हुआ था? 14 जून सन 1868 में। और कहा हुआ था? वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 जून 1943 1943 में न्यूयॉर्क यूएसए में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका एक तरह से इनके बारे में बेसिक जानकारी हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में वो देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कार्ल लैंडस्टीनर एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक, पैथोलॉजिस्ट और इम्यूनोलॉजिस्ट थे। आप सभी को पता है कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, इसलिए वो इम्यूनोलॉजी में उनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका रोल है, उनकी भूमिका है। वो पैथोलॉजिस्ट भी थे, एक साइंटिस्ट भी थे। ठीक है, इसके बाद सन 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की गई एवं 1940 में वीनर के साथ आरएच फैक्टर की खोज की थी। ठीक है, आपको पता है 1900 में इन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी और सन 1940 में वीनर नाम के वैज्ञानिक के साथ मिलकर के इन्होंने आरएच फैक्टर की खोज की थी। वही आरएच फैक्टर जो हमारे, अगर जिसकी उपस्थिति हमारे ब्लड में है तो व्यक्ति पॉजिटिव ग्रुप का होगा और अगर अनुपस्थिति है तो नेगेटिव ग्रुप का होगा। ठीक है, इसके बाद इनके योगदान के लिए वर्ष 1930 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी, एबीओ सिस्टम खोज की थी, आरएस फैक्टर खोज की थी। इसी के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 1930 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। लास्ट जो फैक्ट है इनका, कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता तो आप इसको 2 मार्क्स में इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। और कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में अगर टिप्पणी पूछेगा आपसे तो 2 मार्क्स नहीं पूछेगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इनका जन्म 14 जून, मृत्यु 26 जून 1868 1943, वियना ऑस्ट्रिया, ये न्यूयॉर्क यूएसए। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंपेयर करके आप याद करेंगे, ट्रिकी याद करेंगे तो आपको ये आसानी से बनेगा। अगर आपसे ये याद नहीं भी होता है तो आप जून 1868 या में भी लिख सकते हैं। और अगर ये आपको याद नहीं भी होता तो इसको आप मत लिखिएगा। अगर आप भूल जाते हैं, इसका जन्म और मृत्यु भूल जाते हैं तो इसको मत लिखिएगा। आपके वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इतने में आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच फैक्टर के ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये मैंने इसका 2 लाइन में आंसर किया हुआ है, आप इसको और बेहतर तरीके से अगर लिख सकते हैं तो लिखिएगा। इसका देख लेते हैं आंसर। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, आरएच फैक्टर भी आप जानते हैं कि कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज की थी 1940 में। और आरएच जो है वो एक रीसस नाम का जो मंकी है, रीसस नाम का जो बंदा है, उसमें इसकी खोज सबसे पहले की गई थी। ह्यूमन से मिलते जुले जो एंटीजन है वो आरएच फैक्टर, एक तरह से कहा जाए कि बंदरों में और मनुष्य में लगभग मिलते जुलते, लगभग 80% जो आरएच एंटीजन है वो एक दूसरे से सिमिलर थे। ठीक है, तो बंदर में ही सबसे पहले आरएच एंटीजन की खोज की गई थी। तो देखते हैं क्या आंसर लिखा हुआ है। आरएच फैक्टर एक प्रोटीन है जो आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। आरएच फैक्टर की उपस्थिति में व्यक्ति आरएच पॉजिटिव एवं अनुपस्थिति में आरएच नेगेटिव होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर की खोज रीसस नाम के बंदर में वर्ष 1940 में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। तो ये इसका एक संक्षेप में आंसर हो सकता है और ये क्वेश्चन ही मुझे लगता है 2 मार्क्स से ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनिवर्सल ब्लड डोनर और ब्लड ग्रुप। ठीक है, सर्वदाता जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? सर्वदाता ब्लड रक्त समूह कौन सा होता है? तो आप सभी को पता है, आपने जो पहले पढ़ा हो किताबों में जनरली आप ओ पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं कि ओ पॉजिटिव जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है, इसको अपडेट करिए। इसलिए कहते थे, इसको पहले तो ये समझ लेते हैं कि सर्वदाता क्यों कहते थे। सर्वदाता इसलिए कहते थे कि क्योंकि इसमें
ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों के दोनों एंटीजन जो है वो अनुपस्थित होते थे, इसलिए यह ब्लड ग्रुप ओ कहलाता था। और किसी भी पेशेंट को, किसी भी रक्त समूह वाले ब्लड व्यक्ति को ये ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें ना ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, तो रिएक्शन के चांसेस जो है वो कम से कम होते थे, रिएक्शन नहीं होता था ब्लड, इसलिए वो पॉजिटिव को सर्वदाता कहा जाता था, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। देखिए आजकल जो है वो ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम ओ पॉजिटिव से कंपेयर करें तो ओ पॉजिटिव में ए और बी एंटीजन तो नहीं है, लेकिन आर एच एंटीजन तो मौजूद है। ठीक है, आर एच एंटीजन जो है वो मौजूद है। जितने भी आर एच फैक्टर पॉजिटिव वाले ब्लड थे उसमें ओ पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता था, लेकिन क्या नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को भी ओ पॉजिटिव ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आर एच एंटीजन मौजूद है, आर एच फैक्टर मौजूद है। अगर हम नेगेटिव व्यक्ति वाले ब्लड को ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाएंगे तो आर एच एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है वो डेवलप करेगा पेशेंट का ब्लड, और वहां पर हेमोलाइटिक रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जा सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ना ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, और ना ही आर एच एंटीजन। तो इसकी अनुपस्थिति के कारण हम ओ नेगेटिव को किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को हम ओ नेगेटिव का ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा। इसी तरह अगर बात करें कि यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट या यूनिवर्सल सर्वग्राही ब्लड कौन सा होता है, तो जनरली ए बी पॉजिटिव जो ब्लड होता है या ए बी जो ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है या रेसिपिएंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। ठीक है, तो जनरली ए ग्रुप भी आप चढ़ा सकते हो, उस पर ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, बी ग्रुप का ब्लड भी आप ट्रांसफ्यूजन कर सकते हो, और ओ ग्रुप का ब्लड जो है वो भी ट्रांसफ्यूजन इस पे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर एच फैक्टर इन प्रेगनेंसी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में आर एच फैक्टर का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है? देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आर एच फैक्टर का प्रेगनेंसी में। होता क्या है कि जनरली जैसे कोई मदर आर एच पॉजिटिव है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई मदर आर एच पॉजिटिव है और उसका जो फीटस है, या ये कह लें कि मदर आर एच निगेटिव है, और अगर उसके अंदर कोई फीटस जो है वो आर एच पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आर एच पॉजिटिव जो एंटीबॉडी होंगी, आर एच पॉजिटिव ये एंटीजन की वजह से मदर के शरीर में आर एच फैक्टर की एंटीबॉडी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मदर आर एच निगेटिव है और फीटस आर एच पॉजिटिव है तो इस आर एच एंटीजन के अगेंस्ट यहां पर एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हीमोलाइटिक डिसीज शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हीमोलाइटिक जो है वो जॉन्डिस हो सकता है पेशेंट को, या हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है इस बच्चे को, या फीटस का एबॉर्शन भी हो सकता है इस फीटस का। ठीक है, इसलिए आर एच एंटीबॉडी जो है, आर एच फैक्टर जो है वो प्रेगनेंसी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा और अच्छे से डिटेल से लिखिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन कंपैटिबिलिटी टेस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंपैटिबिलिटी टेस्ट का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है उसको आपको समझाना है। तो देखिए हम जब ब्लड बैंकिंग की बात करें, जब हम किसी व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम उसका एबीओ सिस्टम या कह लें कि ब्लड ग्रुप का टेस्ट करते हैं, हम उसमें क्रॉस मैचिंग का टेस्ट करते हैं। यही क्रॉस मैचिंग टेस्ट जो है वो कंपैटिबिलिटी टेस्ट कहलाती है। ठीक है, और कंपैटिबिलिटी टेस्ट जब मैच होगा, ब्लड कंपैटिबल होगा, तभी डोनर का ब्लड जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। अगर कंपैटिबिलिटी टेस्ट सही नहीं है और हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे पेशेंट को, तो उस ब्लड को निश्चित रूप से वो ब्लड जो है वो पेशेंट को रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? कंपैटिबिलिटी टेस्ट जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। इसमें हम क्या करते हैं, मेजर क्रॉस मैच में या मेजर कंपैटिबिलिटी और माइनर कंपैटिबिलिटी में क्या करते हैं, हम मेजर कंपैटिबिलिटी में क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम सैंपल लेते हैं और डोनर का सेल लेते हैं, मतलब कि आरबीसी लेते हैं। ठीक है, एक एक ड्रॉप लेते हैं एक ट्यूब में, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इंक्यूबेट करते हैं, और इंक्यूबेट करने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट होगा तो ये मिसमैच ब्लड है, कंपैटिबल नहीं है, इस ब्लड को बिल्कुल भी ट्रांसफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह हम माइनर क्रॉस मैच भी कर लेते हैं या माइनर कंपैटिबिलिटी भी टेस्ट करते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हम माइनर कंपैटिबिलिटी टेस्ट में करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मेजर में पेशेंट का सीरम लेते हैं, तो माइनर में हम क्या करेंगे, डोनर का सीरम लेंगे, डोनर के सैंपल को लेके उसमें से सीरम निकाल लेंगे, और इसमें मेजर में क्या करते हैं, डोनर की सेल लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट की सेल लेंगे। ठीक है, और दोनों को मिक्स करके एक ट्यूब में इंक्यूबेट करेंगे रूम टेम्परेचर या 37 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद इसमें एग्लूटिनेशन देखते हैं, अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है, थक्के बन रहे हैं, मतलब वो जो ब्लड है वो मिसमैच हो रहा है, कंपैटिबल नहीं है, और ऐसे ब्लड को बिल्कुल भी ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है,
तो ये आप देख लीजिएगा, कंपेटिबिलिटी टेस्ट दो प्रकार की होती है, मेजर कंपेटिबिलिटी और माइनर कंपेटिबिलिटी। मेजर कंपेटिबिलिटी में हम क्या करते हैं, पेशेंट का सीरम और डोनर की सेल को मिक्स करके एक ट्यूब में और फिर उसमें एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। माइनर कंपेटिबिलिटी में डोनर का सीरम लेंगे और पेशेंट की हम सेल लेकर इसमें एग्लूटिनेशन ऑब्जर्व करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। और इसको आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछता है 10 मार्क्स में क्वेश्चन जनरली पूछ सकता है, तो इसको आप पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। कंपेटिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? कंपेटिबिलिटी टेस्ट मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले हम पेशेंट का और डोनर का ब्लड जो है वो कंपेटिबल करके या क्रॉस मैच टेस्ट करके हम देखते हैं। अगर ब्लड क्रॉस मैच कंपेटिबल है तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो कंपेटिबिलिटी टेस्ट दो प्रकार का होता है, मेजर कंपेटिबल या मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच, ठीक है। इसके बाद इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखिए, इनका ट्यूब के द्वारा एक डायग्राम बनाकर बढ़िया से इसको समझाइए, आपको पूरे नंबर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुंभ टेस्ट। कुंभ टेस्ट आप सब जानते हैं, आप सबने पढ़ा होगा। कुंभ टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जनरली एक तरह से क्या होता है, बहुत सारे कारणों के कारण कुंभ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। कंप्लीट एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगर किसी फिटस का बार बार एबॉर्शन हो रहा है, बार बार किसी मदर का एबॉर्शन हो रहा है, तो उसमें एंटीबॉडी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पर एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए, हीमोलाइटिक एनीमिया का पता लगाने के लिए, सारी चीजों के लिए हम कुंभ टेस्ट करते हैं। कुंभ टेस्ट जनरली दो प्रकार का होता है, ठीक है। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट और इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट, इसको भी आप अलग अलग तरीके से देख लीजिएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर कोई रिएक्शन होती है पेशेंट को, तो उसमें भी कुंभ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अगर RH निगेटिव जो मदर है उसमें RH पॉजिटिव फीटस डेवलप हो रहा है, तो उसमें हीमोलाइटिक डिसीज का पता लगाने के लिए, ठीक है, उसको भी अपन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 नंबर का है, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है हेमोलाइटिक रिएक्शन। देखिए, अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो उसमें हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकते हैं। अगर एक ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, या कोई भी अननोन जो सेम ब्लड ग्रुप अगर नहीं हो, कोई भी अदर व्यक्ति को अदर ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, तो हेमोलाइटिक रिएक्शन होने की पूरी संभावना होती है। दूसरा है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा है फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में। इस पे शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। चौथा है इन्फेक्शंस, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर आप अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, जांचा परखा ब्लड नहीं चढ़ा रहे हैं पेशेंट को, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो HIV हो सकता है उस ब्लड में, हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है, सबसे कॉमन है आजकल हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है। तो ये सारे इन्फेक्शन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। पांचवा है आयरन ओवरलोड। अगर आप आजकल देखिए जो है वो होल ब्लड का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समाप्त हो गया है। अलग अलग तरह के कंपोनेंट जो है वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, जैसे पैक्ड आरबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया, है ना, FFP हो गया, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपको पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आयरन का ओवरलोड होगा बॉडी में। तो ये भी एक तरह से कॉम्प्लिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ठीक है। छठवां है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, GVHD। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पर बहुत रेयर होता है ये पेशेंट में, ठीक है। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज में भी आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये जो भी है, ये सारे के सारे 6 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। एक्सप्लेन एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया हीमोलाइटिक रिएक्शन में आपको, तो एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जब किसी पेशेंट को या रेसिपिएंट को मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, ठीक है। मतलब A पॉजिटिव वाले व्यक्ति को B पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, या O पॉजिटिव वाले को A पॉजिटिव ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, या निगेटिव RH निगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए। तो इसमें क्या होता है कि एक्यूट हीमोलाइटिक रिएक्शन होते हैं, RBC ब्रेक डाउन होने लगते हैं, और यूरिन के साथ में क्या होता है, ब्लड जो है तो है वो पास आउट होने लगता है शरीर से बाहर, उसको बोलते हैं एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नेक्स्ट है नेम द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से इन्फेक्शन है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो HIV है, आप ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, नेम द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL और मलेरिया पैरासाइट, ठीक है। तो ये 5 जो इन्फेक्शन है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रांसमिट हो सकते हैं, किसमें, रेसिपिएंट के ब्लड या बॉडी में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फिब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है। इस पे टिप्पणी लिखने को आपसे पूछ सकता है। फिब्राइल
नॉन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो देखिए कई बार जो होता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से जब, या पायरोजेनिक रिएक्शन की वजह से जब ब्लड रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होगी, पेशेंट को जोरदार ठंड लगेगी, राइगर्स आएंगे, ठीक है। लेकिन हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, मतलब नॉन हिमोलाइटिक, मतलब उसमें क्या होगा, किडनी के थ्रू या यूरिन के थ्रू ब्लड जो है वो शरीर से पास आउट नहीं होगा, नॉन हिमोलिटिक रहेगा, आरबीसी रप्चर नहीं रहेंगी, आरबीसी इंटैक्ट रहेंगी और उनमें कोई भी उनका डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, रप्चर नहीं होंगी, लेकिन पेशेंट को क्या होगी, जोरदार ठंड लगेगा, ठीक है। फिब्राइल हिमोलाइटिक रिएक्शन होता है उसमें। तो ये इसका डिटेल आप देख लीजिएगा कैसे इसका आंसर करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिब्राइल हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें सीधा सा एग्जांपल है कि अगर मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए, ए पॉजिटिव वाले को बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए या आरएच निगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया जाए, तो निश्चित रूप से आरबीसी जो होगी वो रप्चर होना शुरू हो जाएंगी और यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू ब्लड जो है वो शरीर से पास आउट होने लगेगा और पेशेंट को जोरदार ठंड भी लगेगी, ठीक है, राइगर्स आएंगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, इसका जो हाइपोटेंशन ही पेशेंट जा सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, रैसेस भी आ सकते हैं, तो बहुत सारे रिएक्शन इसमें होंगे पेशेंट को। तो फिब्राइल हिमोलाइटिक एनीमिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एक्सप्लेन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज, जिसको मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज क्या होता है, ये भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एक तरह से होने वाला एक रिएक्शन है, बहुत रेयर होता है पर इसका इंपॉर्टेंस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीवीएचडी या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। जीवीएचडी या ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज जो होगा एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है, इसमें मतलब जान जाने का खतरा रहता है, एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर ये किसी पेशेंट को होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान तो इसमें जान जाने का खतरा रहता है पेशेंट का। जिसमें क्या होता है, देखिए देखिए सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि जब भी हम किसी डोनर का ब्लड किसी रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस डोनर के शरीर में, उस डोनर के ब्लड में जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है, वो जैसे ही ट्रांसफ्यूज होती हैं तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है उन टी लिम्फोसाइट को क्या करता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है या इनएक्टिव कर देता है एक तरह से। लेकिन कई बार क्या होता है, जब पेशेंट का इम्यून सिस्टम या पेशेंट का ये कह लें अपन कि पेशेंट का इम्यून सिस्टम जब पूरी तरह से काम नहीं करता, जैसे कि कैंसर वाले पेशेंट हो गए या नवजात शिशु हो गए जिनमें कि इम्यून सिस्टम या उनका बोन मैरो जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होती है कि डोनर का जो टी लिम्फोसाइट्स होंगी ट्रांसफ्यूजन के दौरान पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, वो एक्टिव रहती हैं और एक्टिव होने के दौरान ही वो क्या करती हैं कि रेसिपिएंट के सेल्स पे अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज जो है वो कंडीशन उत्पन्न होती है, ठीक है। इसको अच्छे समझते हैं। जीवीएचडी एक सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें ट्रांसफ्यूज्ड वायबल टी लिम्फोसाइट, और ये टी लिम्फोसाइट कहां पे होंगी, जो डोनर के ब्लड में होंगी। डोनर के ब्लड में उपस्थित टी लिम्फोसाइट रेसिपिएंट की सेल्स को फॉरेन या अननोन समझकर अटैक करते हैं। जैसे हम डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसमें जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं जब वो पेशेंट के शरीर में पहुंचती हैं तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है या पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स डोनर के सेल्स की पेशेंट के अंदर जो सेल्स मौजूद है उनको फॉरेन समझती है, अननोन समझती है और उस पर सीधे अटैक कर देती है, ठीक है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उत्पन्न होती है। कैसे होता है ये समझते हैं मैकेनिज्म की। सामान्यतः रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम डोनर के लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही डोनर का ब्लड पहुंचता है रेसिपिएंट के शरीर में तो डोनर के उसमें जो ब्लड में लिम्फोसाइट मौजूद होती हैं वो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है उसको नष्ट करती हैं। लेकिन होता क्या है कि सामान्यतः रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम डोनर के लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जब रेसिपिएंट इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होता है, मतलब रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता। और किन किन पेशेंट में काम नहीं करेगा, जैसे कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में, जिन पेशेंट में कीमोथेरेपी चल रही है उनका इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करता है, या नियोनेट्स हो गए, नवजात शिशु जो होते हैं, ठीक है, उनमें भी इम्यून सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करता। तो डोनर के टी सेल्स जो होते हैं वो सक्रिय रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, और पेशेंट के शरीर में जाने के बाद भी, ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी, ये डोनर के टी सेल्स पेशेंट के शरीर में सक्रिय रहेंगे और सक्रिय रहने के बाद वो क्या करेंगे, डोनर के टी सेल्स होस्ट के टिश्यू को, होस्ट का टिश्यू कौन हो जाएगा, जो पेशेंट है उसके टिश्यू के स्किन लिवर में, ठीक है, स्किन में, लिवर में, बोन मैरो में, गट को अटैक करते हैं, यहाँ की सेल्स को अटैक करते हैं। कहां कहां अटैक करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं। डोनर टी सेल्स जो होते हैं होस्ट के टिश्यू को स्किन में, लिवर में, बोन मैरो में, गट को अटैक करते हैं, ठीक है। और जब ये यहां पर अटैक करेंगे तो क्या क्या कंडीशन उत्पन्न होगी, अगर स्किन में अटैक कर रहे हैं तो क्या होंगे, रैसेज ऑन स्किन, स्किन पर रैसेज उत्पन्न होंगे। डायरिया होगा, अगर वो
गट में अटैक कर रहे हैं, ठीक है, एब्डोमेन में अटैक कर रहे हैं तो डायरिया होगा, गट इन्वॉल्वमेंट इसमें रहेगा, पेशेंट को दस्त लेंगे, डायरिया होगा, पेशेंट को लूज मोशन होगा, ठीक है। लिवर डिसफंक्शन होने लगा, अगर लिवर पे अटैक कर रहे हैं तो लिवर डिसफंक्शन होगा, और लिवर डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले जॉइंटिस होता है पेशेंट को, बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अगर बोन मैरो पे अटैक कर रहे हैं टी सेल्स तो क्या होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा। पेनसाइटोपिनिया क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का बोन मैरो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उसमें बनने वाली जो सेल्स होती हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो थ्रोम्बोसाइट्स हो, तीनों की तीनों सेल जो होंगी वो अपनी सामान्य मात्रा से कम हो जाएंगी, ठीक है, सामान्य संख्या से कम हो जाएंगी। वह स्थिति क्या कहलाएगी, पेनसाइटोपिनिया कहलाती है। तो देखिए अच्छे समझिए, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज में होता क्या है, डोनर की जो टी लिम्फोसाइट सेल हैं, जैसे ही वो पेशेंट के शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो सिस्टम यह है कि पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम है वो डोनर के टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट हो गए या नियोनेट्स हो गए, उनके बोन मैरो या उनका इम्यून सिस्टम इम्यून कंप्रोमाइज्ड होता है, अच्छी तरह से काम नहीं करता, तो डोनर के टी लिम्फोसाइट जो है वो नष्ट नहीं होते, और पेशेंट के शरीर में पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, पेशेंट की जो सेल्स होती हैं उनको फॉरेन समझते हैं या अननोन समझकर उन पर अटैक कर देते हैं। और कहां कहां पर अटैक करेंगे, स्किन पे अटैक करेंगे जिससे स्किन पे रैसेस होने शुरू हो जाएंगे, लिवर पे अटैक करेंगे जिससे लिवर डिसफंक्शन हो जाएगा, और क्या होगा, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, पेशेंट को जॉइंटिस हो जाएगा। गट में अटैक करेंगे, एब्डोमेन पे अटैक करेंगे, वहां पे क्या होगा, डायरिया हो सकता है पेशेंट को। बोन मैरो पे अटैक करेंगे, बोन मैरो पे क्या होगा, पेनसाइटोपिनिया होगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट जो है वो उनकी संख्या सामान्य से कम हो जाएगी। तो ये सारा का सारा सिस्टम किसमें होगा, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज में हो गया। और कब होता है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान होता है, और ये कंडीशन इसमें उत्पन्न होती है, और कायदे से ये क्या होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें किसी भी पेशेंट की जान भी जा सकती है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड क्लिनिकल यूज ऑफ पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल एंड डिफरेंट ब्लड कंपोनेंट्स, ठीक है, मतलब पीआरबीसी कैसे तैयार करते हैं, उसका क्लिनिकल यूज क्या है, क्यों तैयार करते हैं, उपयोग कहां करते हैं, और अलग अलग ब्लड कंपोनेंट कैसे तैयार करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पीआरबीसी या पैक्ड रेड ब्लड सेल जो है वो कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। मैंने इसमें एक एरो या फ्लो डायग्राम के माध्यम से बताया, आप इसको डिटेल में लिखिएगा, मैं इसको सिर्फ आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो पीआरबीसी कैसे तैयार करेंगे, होल ब्लड जो होगा उसको पहले सबसे पहले होल ब्लड कलेक्ट करेंगे, होल ब्लड कलेक्ट करने के बाद में उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कितने पर, 5000 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए 5000 आरपीएम पर होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जैसे आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के उपरांत आपको दो हिस्से मिलेंगे, इसमें ऊपर वाला जो भाग होगा वो सुपरनेटेंट प्लाज्मा होगा, ठीक है, सुपरनेटेंट वाला जो भाग होगा, कभी कई बार ट्यूब में भी करते हैं ना, जैसे ब्लड सैंपल आप कलेक्ट करके करते हैं, ये तो ब्लड बैग के में कलेक्ट करेंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, जैसे आप ट्यूब में ब्लड सैंपल कलेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो नीचे वाला जो भाग बैठ जाएगा, इसको बोलते हैं सेडिमेंट, बैठा हुआ भाग। तो सेडिमेंट भाग जो होगा वो आरबीसी का होगा या पीआरबीसी का होगा, और ऊपर वाला जो भाग है क्लियर, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट इसलिए क्योंकि ऊपर का भाग, इसलिए सुपरनेटेंट, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा या सीरम होता है, ठीक है। तो जब ब्लड सैंपल लेके आप दो हिस्सों में बांटते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। नीचे वाला जो सेडिमेंट वाला भाग है, बैठा हुआ भाग है, उसको आरबीसी कहते हैं, और ऊपर वाला जो सुपरनेटेंट वाला भाग है उसको प्लाज्मा या तो सीरम कहते हैं। इसी तरह जब ब्लड बैग में हम एंटीकोगुलेंट के साथ में जब ब्लड होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे 5000 आरपीएम पर 10 मिनट के लिए, तो ब्लड जो होगा वो दो हिस्सों में सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। पीआरबीसी ऊपर वाला हिस्सा रहेगा, सॉरी पीआरबीसी नीचे वाला हिस्सा रह जाएगा, और सुपरनेटेंट यानी कि ऊपर वाला भाग में क्या रह जाएगा, प्लाज्मा रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आरबीसी को प्लाज्मा से सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पीआरबीसी को हम क्या करेंगे, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, मतलब रेफ्रिजरेटर में आपको रखना पड़ेगा, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 35 दिन या 42 दिन तक इसको रख सकते हैं। अब 35 दिन या 42 दिन तक ही क्यों है, अगर आप सीपीडीए 1 में रखेंगे तो क्या करेंगे 35 दिन तक, अगर 42 दिन तक रखेंगे तो एंटीकोगुलेंट जो होगा वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग एंटीकोगुलेंट प्रिजर्व करने का जो दर होती है वो अलग अलग होती है। नेक्स्ट आपका इसका यूज, पीआरबीसी का यूज हम कहां करते हैं, तो सीवियर एनीमिया वाले कंडीशन वाले पेशेंट में, जिन पेशेंट का खून बहुत ज्यादा मात्रा में कम हो गया होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर वाला जैसे कि थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ऐसे पेशेंट को हम क्या करते हैं, पीआरबीसी जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लाज्मा, पहला आपका कंपोनेंट हो गया पीआरबीसी, दूसरा हो गया प्लाज्मा। अब देखिए क्या करेंगे, होल ब्लड इसमें भी कलेक्ट करेंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे उसका, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके सेम वही चीजें होंगी, सेडिमेंट वाला पार्ट जो होगा पीआरबीसी हो जाएगा, सुपरनेटेंट वाला जो है वो
प्लाज्मा हो जाएगा। तो प्लाज्मा वाला भाग आप सेपरेट करके अलग कर दीजिए और उसको फ्रीज करना है किस पे, -30°C तापमान पर फ्रीज करना है। इसको आप क्या कह सकते हो, FFP भी कह सकते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहां कहां करेंगे हम, यूज कहां कहां करेंगे, तो इसका जो यूज करेंगे हम लिवर डिसीज में करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी में करेंगे। ठीक है, इस तरह इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका है प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम करते हैं होल ब्लड को लेके तो उसके दूसरे चरण में क्या करते हैं हम, बफी कोट, सेंट्रीफ्यूगेशन के दूसरे चरण में बफी कोट से प्रिपेयर करने पर करते हैं प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, जैसे आपने ये यहां पर सेंट्रीफ्यूज किया, आपको दो हिस्सों में दिख रहा है, लेकिन जहां पर आपका होल ब्लड, सॉरी जहां पर आपका पीआरबीसी और प्लाज्मा का जो यहाँ पे जंक्शन होगा, यहाँ पर एक हिस्सा करीब क्या होता है, बफी कोट का होता है। ठीक है, किसका होता है, बफी कोट का होता है। तो बफी कोट से हम क्या करेंगे, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट को प्रिपेयर करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दूसरे चरण में बफी कोट से प्रिपेयर करते हैं 20 डिग्री से 24 डिग्री तापमान पर कांस्टेंट एजिटेशन के साथ। अब कांस्टेंट एजिटेशन क्या होता है, देखिए एक मशीन होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एजिटेटर, और वो कंटिन्यू रूप से उसको एजिटेट करता रहता है, उसको मूव करता रहता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दोलन, देखा होगा आपने दोलन। ठीक है, कंटिन्यूअस वो एजिटेट करेगा। तो प्लेटलेट को हमेशा क्या करते हैं, एजिटेटर पे ही रखते हैं, और इसकी लाइफ कितने दिन की होती है, सिर्फ आप इसको 5 दिनों तक रख सकते हो। तो कैसे करना है, बफी कोट वाले हिस्से से प्रिपेयर करेंगे, कंटिन्यूस इसको क्या करेंगे, एजिटेट करते रहेंगे, और 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिर्फ इसको 5 दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट का उपयोग कहां करेंगे, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट का उपयोग हम करेंगे ऐसे पेशेंट में जिनकी प्लेटलेट जो है वो सामान्य से कम हो जाती है, जैसे डेंगू वाले केस में कर सकते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोपिनिया वाले केस में कर सकते हैं, तो इनमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें प्लेटलेट संख्या कम हो जाती है, उसे प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट का यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट इसमें चौथा पॉइंट है क्रायोप्रेसिपिटेट। ठीक है, कंपोनेंट है आपका क्रायोप्रेसिपिटेट। तो कैसे करेंगे, एफएफपी को या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को धीमी गति से थॉ करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद यह फाइब्रिनोजन फैक्टर 8 और VWF मतलब कि वॉल विल्ब्लॉन फैक्टर से भरपूर होता है। तो ये किस किस चीज में काम आएगा, क्रायोप्रेसिपिटेट, हीमोफीलिया वाले पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्यों, क्योंकि हीमोफीलिया पेशेंट में क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता है और निरंतर रक्तस्राव होता रहता है, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो उसको क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग उसमें हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका वॉन विल्ब्लॉन डिसीज। अगर इस तरह का फैक्टर किसी पेशेंट में इसकी कमी है, जेनेटिकल डिसीज है एक तरह से ये, तो वॉन विल्ब्लॉन डिसीज अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें भी आप क्रायोप्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और तीसरा है हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया, जिस पेशेंट में फाइब्रिनोजन की मात्रा कम होती है उसमें भी आप इस क्रायोप्रेसिपिटेट का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्लड कंपोनेंट हो गए और इनका क्या उपयोग है वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ब्लड कंपोनेंट। ब्लड, ये 2 मार्क्स में आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड कंपोनेंट जो होते हैं उनका स्टोरेज टेम्परेचर बताइए, या ये भी पूछ सकता है कि आप कितने दिनों तक इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया आंसर पीआरबीसी 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आप इसको रख सकते हो 35 दिनों तक या 42 दिनों तक। प्लाज्मा -30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसको आपको फ्रीज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्लेटलेट 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विथ एजिटेशन, एजिटेशन के साथ में इसको आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो स्मीयर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। 15 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग ऑफ बोन मैरो स्मीयर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बोन मैरो स्मीयर कैसे बनाते हैं, उसको स्टेन कैसे करेंगे और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए बोन मैरो के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बोन मैरो सैंपल कलेक्ट करेंगे। बोन मैरो के लिए बोन मैरो स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे। इलियक्रसिया स्टर्नम से बोन मैरो का सैंपल एस्पिरेट करते हैं। सैंपल एस्पिरेट करने के बाद क्या करेंगे, उसको सबसे पहले उसका स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। स्मीयर को एयर ड्राई होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। किससे फिक्स करेंगे, मेथनॉल से फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। स्टेन किससे करेंगे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि नेम द स्टेन यूज्ड इन बोन मैरो स्टेनिंग टेक्निक। तो आप कौन कौन से स्टेन यूज कर सकते हैं, लीस्टमैन स्टेन यूज कर सकते हैं, जेम्सा स्टेन या राइट स्टेन भी इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोन मैरो इसमें स्टेनिंग करेंगे। स्टेनिंग करने के बाद इसमें माइलॉइड सेल देखेंगे, एरिथ्रॉइड सेल, दोनों का रेशियो कंपेयर करते हैं। और मुख्य रूप से किस प्रकार के पेशेंट में करेंगे, ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया वाले पेशेंट में, या जो भी मैलिग्नेंट वाली सेल्स हैं उनको देखने के लिए, खास करके एरिथ्रॉइड और माइलॉइड जो सेल होती हैं उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम ये पूरी की पूरी टेक्निक जो है उसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको जरूर आप
पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेम द स्टेन यूज्ड इन बोन मैरो स्टेनिंग टेक्निक। बोन मैरो स्टेनिंग टेक्निक में कौन सा स्टेन का हम उपयोग करते हैं? मैंने इसके पहले बताया, लिशमान स्टेन है, जिनसा स्टेन है और राइट स्टेन है, इनका उपयोग करते हैं हम बोन मैरो जब आप स्मीयर बनाते हैं बोन मैरो सैंपल का, स्पेसिमेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ फिक्सेटिव यूज्ड इन बोन मैरो फिक्सेशन। बोन मैरो फिक्सेशन में किस फिक्सेटिव का यूज करते हैं? तो 2 नंबर का ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आंसर लिखेगा 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मुलेट। ठीक है, और इसका डिटेल भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं 2 मार्क्स में। तो आंसर है 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिंथेसिस फंक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कैसे होता है, उसके क्या कार्य हैं, उसका डिग्रेडेशन कैसे होता है, ये सारा कुछ इस आंसर में लिखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसका आंसर ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं। इसका आंसर आप कर लीजिएगा। हीमोग्लोबिन का संश्लेषण या सिंथेसिस कैसे प्रारंभ होता है? बोन मैरो में के अंदर ये होता है और इमेच्योर आरबीसी के अंदर ये होगा। सबसे पहले सक्सिनिल कोएंजाइम ए की उपस्थिति में, ठीक है, इनिशिएट होता है हीमोग्लोबिन का बनना और आगे फिर ग्लोबिन चेन के साथ जुड़ के हीमोग्लोबिन के एक अणु का निर्माण होता है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। फंक्शन सेम होगा इसका, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है, न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना, जो वेस्ट मटेरियल उसको शरीर से बाहर निष्कासित करने में मदद करना। तो ये सारा कुछ इसमें है। डिग्रेडेशन में आप पढ़िए कि जब आरबीसी के 120 दिन पूरे हो जाते हैं, लाइफ साइकिल के जीवन चक्र 120 दिन पूरा होता है, तो वो स्प्लीन और लीवर में जाके वहां पर डिग्रेड होती है और हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट अलग हो जाता है, ग्लोबिन पार्ट अलग हो जाता है और इसको वापस से इसको रीयूज किया जाता है शरीर में। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें आपको देखना है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स एंड मेथड यूज्ड फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनको मेजरमेंट करने के क्या इसके कौन कौन सी मेथड होती है? तो देखिए, सिर्फ मैंने नाम लिख दिए हैं पिगमेंट के। जब से सबसे पहला हीमोग्लोबिन पिगमेंट है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपसे 2 नंबर ही पूछ सकता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है। ठीक है, तो HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। दूसरा डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या इसको रिड्यूस्ड HB भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO कहते हैं इसको, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बंध बना लेता है तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की बंधुता जो होती है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन से 240 गुना ज्यादा होती है, बहुत अच्छे से बाइंड अप होता है इसके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आपका मैथमोग्लोबिन हो गया और सल्फर हीमोग्लोबिन हो गया, मतलब सल्फर समूह की उपस्थिति के कारण जो हीमोग्लोबिन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए आपके हीमोग्लोबिन के पिगमेंट हो गए, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट आप जानते हैं सालिस मेथड से हीमोग्लोबिन करते हैं और साइन मैथमोग्लोबिन मेथड से कहते हैं। ड्रॉपकिंस रीजन भी इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा कुछ डिटेल में आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। सालिस मेथड पेपर में पूछता है, साइन मैथमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है और इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हीमोग्लोबिन के पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, उनको डिटरमाइन करने का या मेजर करने के लिए कौन कौन सी मेथड होती है। तो ये सारा कुछ आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या होते हैं? एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन। ठीक है, उनके टाइप्स आपको बताने हैं और मेथड बताना है कि किस किस मेथड से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन वह हीमोग्लोबिन जिनकी स्ट्रक्चर या फंक्शन में जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इनकी जो स्ट्रक्चर होगा या जो फंक्शन होगा, फंक्शन में डिस्टर्बेंस किसकी वजह से होता है? एक तरह से आनुवंशिक जेनेटिक म्यूटेशन होता है। मतलब आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर के बना होता है, लेकिन इन चेन में अगर इन चेन में किसी प्रकार का म्यूटेशन होता है, अल्फा या बीटा चेन की जगह किसी प्रकार से गामा चेन का परिवर्तन होता है, वो आ जाती है, तो इसमें क्या होगा कि जेनेटिकल एक तरह से म्यूटेशन कारण ये जो फंक्शनल होगा इसका ये डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ठीक है, जो सामान्य कार्य होगा वो परिवर्तित हो जाता है, जिससे कारण एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन उत्पन्न होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार के एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है HbS। आप सभी को पता होगा, हीमोग्लोबिन S मतलब सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? बीटा चेन म्यूटेशन होता है। हीमोग्लोबिन आपको पता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। तो 2 अल्फा जो चेन होती है वो सेम एज इट इज होती है, लेकिन बीटा चेन में जो उत्परिवर्तन होता है उसकी जगह क्या हो जाता है? गामा चेन जो होती है वो अपनी स्थिति ले लेती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एस जो है वो सिकल सेल एनीमिया में पाया जाता है। दूसरा HbC होता है। इसके कारण क्या होता है? अगर HbC हो रहा है मतलब इसकी कहीं ना कहीं जो आनुवंशिक चेन है, इसमें जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो बीटा चेन में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इस पेशेंट में माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट आपका HbE, ये सामान्यतः साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका HbM होता है, मैथमोग्लोबिन का कारण बनता है, मैथमोग्लोबिन का कारण बनता है। और लास्ट आपका HbF, इसको फेटल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, जो सामान्य रूप से वयस्क में नहीं पाया जाता। अगर वयस्क में मिलता है तो फिर ये कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। और HbF जो होता है वो सामान्यतः केवल इन्फेंट में पाया जाता है। ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन मेथड कैसे करते हैं
तो इसमें आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या पता चलेगा आपको, एचबी ए के बारे में पता चलेगा, एचबी ए1 के बारे में पता चलेगा और एचबी एस के बारे में भी आपको जनरली पता चलेगा। तो सिकल सेल की भी इसमें आइडेंटिफिकेशन इसमें हो सकता है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, तो डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस आपसे डिटेल क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इससे भी आप एचपीएलसी में भी आप अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका सिकलिंग टेस्ट आप कर सकते हैं, जिसमें एचबीएस का पता लग सकता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ये भी सिकल सेल एनीमिया की जांच के लिए होता है। और डीएनए एनालिसिस या पीसीआर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट बता दिए हैं। आप एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस डिटेल में पढ़ लीजिएगा, एचपीएलसी पढ़ लीजिएगा, पेपर में आता है। सिकलिंग टेस्ट आप पढ़ लीजिएगा, यही पेपर में आता है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एली सेल फेनोमेनन, ठीक है। एली सेल की घटना क्या होती है, लूपस एरिथेमेटोसिस सेल होता है ये, ठीक है। और एक्सप्लेन द वेरियस मेथड यूज्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट एली सेल। एली सेल क्या होती है, एली सेल को डिमॉन्स्ट्रेट करने की जो विभिन्न प्रकार की मेथड होती है उसके बारे में आपको लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्क्रीनिंग प्रोसीजर यूज्ड टू एसेस ब्लड कोagulation, ठीक है। ब्लड कोagulation को एसेस करने की जो प्रोसीजर होती है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ ब्लड कोagulation। हीमोस्टैटिक मैकेनिज्म क्या होती है और ब्लड कोagulation की थ्योरीज के बारे में आपको बताना है। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इनको ये क्वेश्चन डिटेल में आपसे पूछे जाएंगे, इनका डिटेल में आंसर करना है। वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं इसको सिर्फ आपको यहाँ पर लास्ट के कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिव ऐसे कोagulation फैक्टर। कोagulation फैक्टर को के जो क्वांटिटेटिव एसेस होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो दोस्तों, ये आपका हेमेटोलॉजी सब्जेक्ट का मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन के आंसर जो भी मैंने बताया अच्छे समझ में आए होंगे। और जिन भी क्वेश्चन में अभी आपके पास में अगर डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनके आंसर मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दूं। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल की लिंक को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि चैनल सभी तक ये जो भी कंटेंट है वो पहुंच सके और सभी को इन वीडियो से फायदा मिलता रहे। और ये आपका लास्ट पेपर है। मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। और आगामी जो नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे बीएमएलटी थर्ड ईयर में, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।